वेलकम बैक। अब हम चर्चा करते हैं कि व्याख्यान विधि के गुण क्या हैं, इसकी मेरिट्स क्या हैं। व्याख्यान विधि के गुण, पहला गुण है इसका तर्क शक्ति का विकास करती है। तर्क शक्ति का विकास, यानी शिक्षक कक्ष में जब अपने व्याख्यान को प्रस्तुत करता है, विभिन्न प्रकार की चीज़ें उसे स्पष्ट करने के लिए काम में लेता है, तो बालकों में तर्क करने की क्षमता विकसित होती है। बालकों के मन में विभिन्न प्रकार के प्रश्न उस सहायक सामग्री को देखकर या उन उदाहरण दृष्टांतों को देखकर या उस व्याख्या को देखकर आते हैं, और फिर बालक उन प्रश्नों को पूछते हैं और शिक्षक उनका सही जवाब देता है। तो इस तरह से बालकों में जो तर्क करने की क्षमता है वो विकसित होती है, और इस बात से भी प्रेरित होते हैं कि जो प्रश्न हम लोगों ने पूछे उन सारे प्रश्नों के उत्तर हमारे सर ने हमको दिए। दूसरा है समय व श्रम की बचत। समय व श्रम की बचत, व्याख्यान विधि का एक गुण यह भी है कि कम समय में अधिक इस विषय वस्तु हम बालकों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, जिससे हमारे समय और श्रम दोनों की ही बचत होगी। इस विधि का सबसे इम्पोर्टेंस इसीलिए है, दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होने वाली विधि इसीलिए माना गया है कि कम समय में अधिक विषय वस्तु इस विधि के माध्यम से हम दे सकते हैं। बात आती है वो कैसे? ऐसे दे सकते हैं, एक ही चीज़ को आसानी से बालकों के सामने हम खोल के रख सकते हैं, लेकिन उसी चीज़ को हम प्रैक्टिकली प्रयोजना विधि से, समस्या समाधान विधि किसी से भी कराएंगे तो बालक सिर्फ नोट्स ही तैयार करके दूसरे रिसोर्सेज से लाएंगे, लेकिन उसको सीख नहीं पाएंगे। उनमें तर्क शक्ति का विकास नहीं होगा, उनमें चिंतन, उनका जो चिंतन स्तर है वो उच्च नहीं होगा। और जो पाठ हम एक 35 मिनट में या 40 मिनट में प्रैक्टिकल मेथड्स के माध्यम से या मनोवैज्ञानिक विधियों के माध्यम से पढ़ाएंगे, तब तक व्याख्यान के माध्यम से हम 3 पाठ आसानी से पढ़ा सकते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि यह विधि एक ऐसी विधि है जिससे समय और श्रम दोनों ही बचते हैं। उच्चारण संबंधी दोषों को दूर करने हेतु कक्ष में शिक्षक जब बालक से अपने व्याख्यान के बाद में प्रश्न पूछता है, उस दौरान कुछ ऐसे कठिन शब्द होते हैं जिन्हें बालक सही उच्चारित नहीं कर पाता, उनका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं होता। ऐसी स्थिति में शिक्षक उनके प्रोनाउंसिएशन को शुद्ध करने के लिए, उसे करेक्ट करने के लिए वो उसी चीज़ को कई बार बुलवाता है, जिसे स्पीच थेरेपी शिक्षा जगत में स्पीच थेरेपी के नाम से जानते हैं। जैसे कोई बालक प्रतिशत को प्रतिशत बोलता है, कई बार देखने में आया है कि ऐसा बोलते हैं बालक। जब बालक प्रतिशत बोलेगा तो ये उसका व्याकरणिक दृष्टि से भी और उच्चारण दृष्टि से भी दोनों ही तरीके से अशुद्ध है। इसलिए शिक्षक को चाहिए कि उसे बार बार रिपीट करवाकर उसे प्रतिशत को प्रतिशत में तब्दील करवाना चाहिए। तो ये कहा जा सकता है कि यह विधि एक ऐसी विधि है जो उच्चारण संबंधी दोषों को दूर करती है। ऐसे बहुत से शब्द हैं, जैसे प्रतिशत है, कक्षा को बहुत से वाले कक्षा बोलते हैं, स्कूल को बहुत से वाले स्कूल बोलते हैं। ये स्कूल जो बोलते हैं हमारे राजस्थान में गंगानगर और हनुमानगढ़ की तरफ बोलते हैं, जो पंजाब से टच है, हरियाणा से टच है, उस क्षेत्र में भी इसको स्कूल बोलते हैं। अर्थात उनकी जो मातृभाषा संबंधी ये दोष है, इस मातृभाषा संबंधी दोष को भी हम स्पीच थेरेपी के माध्यम से दूर कर सकते हैं। अगला है विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना।
व्याख्यान के माध्यम से बालकों में विषय के प्रति रुचि भी विकसित की जा सकती है, क्योंकि शिक्षक विभिन्न प्रकार के ऐसे उदाहरण देता है जिनसे बालक उस शिक्षक से पढ़ने के लिए और ज़्यादा प्रेरित होगा, और ज़्यादा कहेगा कि सर हमें ये दोबारा से पढ़ा दीजिए। मान लीजिए कोर्स हो गया तो अभी वो बालक उसी शिक्षक से आके कहेंगे सर हमें ये कोर्स दोबारा से करा दीजिए। अर्थात उस विषय के प्रति उन बालकों की रुचि बहुत विकसित हुई, और उसका कारण था व्याख्यान विधि। व्याख्यान के माध्यम से उसने सारे टॉपिक्स को, सारे सिद्धांतों को, सारे प्रत्ययों को इस तरीके से प्रस्तुत किया कि बालक उसे आसानी से सीख गए। जैसे आपसे एक प्रश्न पूछता हूं मैं, राजस्थान के 7 संभागों के नाम 15 सेकंड में बताइए। तो 15 सेकंड तो हम सोचने में ही लगा देंगे, लेकिन ट्रिक वाइज देखिए, यहाँ व्याख्यान की बात हो रही है, व्याख्यान के प्रति कैसे रुचि उत्पन्न करनी है। अज्जोबी उपकोडी, अज्जोबी उपकोडी, अब यहां हम बालकों से बुलवाएंगे अज्जोबी, बालक बोलेंगे उपकोडी, अज्जोबी उपकोडी। इस तरह से 1-2 बार आप बालकों को बुलवा दीजिए, बालक ऑटोमेटिक ही समझ जाएंगे कि अरे कितनी अच्छी बात बताई। अज्जोबी का जो अब बात आती है कि साहब इसमें सारे संभाग कैसे आ गए। डी मीन्स डिवीजन मीन्स संभाग, ए मीन्स अजमेर, जय मीन्स जयपुर, जो मीन्स जोधपुर, बी मीन्स बीकानेर, ऊ मीन्स उदयपुर, भय मीन्स भरतपुर और को मीन्स कोटा। राजस्थान के 7 संभाग 1-2 सेकंड की बात में आ गए, अज्जोबी उपकोडी। इस तरह से शिक्षक अपने व्याख्यान को संक्षिप्त बनाता है और संक्षिप्त व्याख्यान को विस्तृत करके कक्षा में बताता है और ट्रिक वाइज बताता है। अपनी टेक्निक से उसे ज़्यादा इंप्रेसिव बनाता है, अपनी टेक्निक से उसे रोचक बनाता है, तो बालक विषय के प्रति ऑटोमेटिक ही रुचिवान हो जाते हैं और उनकी रुचि ऑटोमेटिक ही उस विषय के प्रति सकारात्मक हो जाती है और विषय को अधिकतम रूप में स्पष्ट किया जाता है। यानी शिक्षक अपने व्याख्यान को प्रभावी जब करता है तो उसमें जो भी कठिन शब्द हैं, जो भी क्लिष्ट विषय वस्तु है, उस क्लिष्ट विषय वस्तु को इतने अच्छे तरीके से स्पष्ट करता है कि बालकों को लगता ही नहीं कि यह पाठ इतना कठिन है। तो शिक्षक व्याख्यान के द्वारा अपनी विषय वस्तु को इतने अधिकतम रूप में स्पष्ट करता है कि बालक उसे आसानी से समझ जाते हैं। अगला है व्याख्यान की योजना। मनोवैज्ञानिक आधार पर यदि योग्य शिक्षक जो विषय पर नियंत्रण रखता है, पूर्ण रूप से परिपक्व है, वो अपनी पाठ योजना जब बनाएगा तो मनोवैज्ञानिक आधार पर बनाएगा। मनोवैज्ञानिक आधार क्या है शिक्षण के? बालक की रुचि, बालक की क्षमता, बालक की आवृत्ति, बालक की उम्र, बालक की मानसिक उम्र। देखो मानसिक उम्र और वास्तविक उम्र में अंतर होता है, वो मैं अभी बताऊंगा। इन बातों को ध्यान में रख के वो अपनी पाठ योजना निर्धारित करता है। उस पाठ योजना के आधार पर ही वो बालकों को पढ़ाता है, जिससे बालक अधिक से अधिक अच्छे तरीके से सीख सकें। क्योंकि कक्षा में 3 प्रकार के बालक होते हैं, सामान्य स्तरीय बालक भी होते हैं, तीक्ष्ण बुद्धि बालक भी होते हैं और पिछले बालक भी होते हैं। शिक्षक का ये ध्येय रहता है कि कक्षा के 3 प्रकार के जो बच्चे हैं, उन 3 प्रकार के बच्चों को मैं एक साथ लेके चलूं, उन 3 बच्चों को बराबर में ले आऊं। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी शिक्षक अपनी योजना को मनोवैज्ञानिक आधार पर बनाता है, जिससे अच्छे तरीके से बालकों को विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण करता है और बालक आसानी से उसे सीख लेते हैं।
सातवां है विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण के समय हाव भाव द्वारा व्याख्यान को प्रभावी बनाता है। अर्थात शिक्षक जब कक्षा में पढ़ा रहा है तो प्रसंग के अनुकूल हमारे चेहरे के हाव भाव होने चाहिए। प्रसंग के अनुकूल हमारे चेहरे के हाव भाव नहीं होंगे तो बालकों में उस पाठ के प्रति भाव पैदा नहीं होंगे। बालकों में भावात्मक पाठ के प्रति लगाव और उस पाठ की प्रकृति के प्रति लगाव पैदा करने के लिए हमें हमारे चेहरे के हाव भाव पाठ की प्रकृति के अनुकूल करने पड़ेंगे। दूसरी बात, कक्ष में शिक्षक जब घुसता है तो उसका चेहरा बिल्कुल प्रफुल्लित होना चाहिए। यदि उसका चेहरा प्रफुल्लित नहीं है तो कक्षा में वो अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा पाएगा और बालक भी अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन शिक्षक प्रफुल्लित होकर कक्ष में गया तो बालकों के चेहरे पर ऑटोमेटिक मुस्कान आ जाएगी। बालकों के मस्तिष्क में जो तनाव एक शिक्षक के प्रति होता है वो तनाव ऑटोमेटिक ही दूर हो जाएगा और बालक उस शिक्षण में बहुत रुचि लेंगे। इस तरह से ये कहा जा सकता है कि हमें हमारी पाठ की विषय वस्तु के अकॉर्डिंग, उसकी प्रकृति के अकॉर्डिंग हमारे चेहरे के भाव हो जाने चाहिए। मान लीजिए आप सामाजिक अध्ययन के दौरान कोई वीर रस की ऐसी कविता पढ़ा रहे हैं या हिंदी शिक्षण के दौरान या संस्कृत इंग्लिश किसी के भी दौरान आप पढ़ा रहे हैं तो आपके चेहरे के भाव ऐसे ही होने चाहिए जैसे मान लीजिए आप 1857 की क्रांति पढ़ा रहे हैं सामाजिक अध्ययन में। तो 1857 की जो क्रांति थी उसमें महत्वपूर्ण योगदान महारानी लक्ष्मीबाई का था। तो उसी पाठ की प्रस्तावना के लिए यहाँ शिक्षक ने 2 लाइन ले ली पद्य की। उन पद्यांश के माध्यम से वो अपने प्रस्तावना निकलवा रहा है। तो यहाँ चेहरे के भाव अब उस कविता की प्रकृति के अनुसार होने चाहिए। चमक उठी सन 57 में बह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इस तरह से हमने ये सेंटेंस यहाँ बोले तो बालक एकदम से जो प्रफुल्लित हो गए। और यदि हम इसी कविता को चेहरे पर मलिनता के भाव लाकर या दुख के भाव लाकर हम प्रस्तुत करते तो हमारे बालकों में जो प्रफुल्लता का भाव पैदा हुआ वो नहीं होगा। दूसरी बात, व्याख्यान विधि का जो एक महत्वपूर्ण गुण है ये गुण भी उसमें प्रदर्शित नहीं होगा। जो शिक्षक को चाहिए कि चेहरे के हाव भाव विषय वस्तु के अकॉर्डिंग होना चाहिए। मान लीजिए हल्दी घाटी आप सामाजिक विज्ञान विषय में पढ़ा रहे हैं और यहाँ भी आप पद्य के माध्यम से अपनी प्रस्तावना निकलवाना चाहते हैं तो यहाँ भी आप 2 लाइन उसकी ले सकते हैं। कौन सी वाली? महाराणा प्रताप की जो कविता थी, उनका बेटा जो है घास की रोटी खा रहा था, उसको बिलाव लेके भाग गया। अरे घासरी रोटी ही जब बन बिलावड़ो ले भाग्यो, नानो सो अमरो चीख पड़ो नारो सोयो दुख जाग्यो, हूँ लड़ो घणो हूँ सयो घणो में बाड़ी मान बचावन ने मैं पाच नहीं राखी रन में बहरारो पूर्ण भावन में, जब याद करूँ हल्दी घाटी ने नौ में रखत उतर आवे सुख दुख रो साथी चित तकड़ो सूती सी हुक जगा जावे। इस तरह से ये पद्य जब हमने बोला तो बालकों के अंदर ऑटोमेटिक ही प्रफुल्लता के भाव पैदा हो गए। इससे बालक जो शिक्षण हम कक्ष में करा रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा रुचि लेगा। यदि हम सामान्य ही प्रस्तावना के माध्यम से पाठ को पढ़ाना प्रारंभ कर देंगे तो बालक उसमें ज़्यादा रुचि नहीं लेगा। इसलिए हम शिक्षक एक जादूगर होता है, उसे कक्षा में ऐसा बालकों के मस्तिष्क पर जादू करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो हमारे जादू को देख सकें और सीख सकें। इसीलिए हमारे चेहरे के हाव भाव हमारी विषय वस्तु की प्रकृति के अकॉर्डिंग होने चाहिए। बालक जब प्रश्न पूछता है उसके प्रश्न को भी हमें मुस्कुराकर स्वीकारना चाहिए। ऐसे नहीं कि उसको डांट डपट करके बिठा दें। डांट डपट करके बिठा देंगे तो कक्षा का वातावरण जो है वो प्रजातांत्रिक नहीं रहेगा, सामाजिक नहीं रहेगा और तानाशाही माहौल कक्षा का हो जाएगा, जिसके कारण दूसरे जो बालक हैं उनकी अपनी समस्याएं हैं, उनके अपने प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को भी बालक शिक्षक से नहीं पूछ पाएगा। इसलिए सबसे पहले हमें यह काम करना होगा कि कक्षा का माहौल बिल्कुल तनाव मुक्त करना होगा, तो ही हमारा शिक्षण ज़्यादा प्रभावी होगा। नेक्स्ट है शिक्षक शिक्षार्थी सक्रिय। इस विधि का एक गुण यह भी है
कि इस विधि के द्वारा शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों ही सक्रिय रहते हैं और पाठ का विकास करते रहते। शिक्षण प्रक्रिया वन वे ट्रैफिक नहीं है, ये टू वे है। एक तरफ से शिक्षण प्रक्रिया संचालित नहीं की जा सकती। यदि शिक्षक ही शिक्षक बोल रहा है तो वो शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि हुई जिसमें बालक कुछ नहीं सीख पाता। लेकिन यदि उस शिक्षण प्रक्रिया में बालक को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो वो जो प्रक्रिया है वो शिक्षक शिक्षार्थी प्रक्रिया हो जाएगी और हमारा शिक्षण बहुत अधिक रोचक हो जाएगा। अब बात आती है कि हम व्याख्यान के दौरान बालक को सक्रिय कैसे करें। बालक को सक्रिय करने के बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका, हम शिक्षण सहायक सामग्री के माध्यम से अपनी बात को बालकों के सामने रखेंगे तो बालक ऑटोमेटिक सक्रिय हो जाएंगे। यदि हम शिक्षण सहायक सामग्री काम में नहीं ले रहे हैं तो बालक मूक श्रोता बनकर देखते रहेंगे। दूसरी बात है, हम दूसरे तरीके से भी बालक को सक्रिय रख सकते हैं, बीच बीच में प्रश्न पूछकर। जैसे हमारा एक शिक्षण बिंदु पूरा हो जाता है उसको तुरंत बाद ही हमें बहुत प्रश्न पूछने होते हैं। बहुत प्रश्नों के बाद जो कथन हमने बोला, जो व्याख्यान हमने दिया, उस व्याख्यान का संक्षिप्त रूपरेखा हम श्यामपट्ट पर लिखते हैं। महत्वपूर्ण बिंदुओं को अंडरलाइन करते हैं, रंगीन चौक से लिखते हैं। फिर बालक उन चीज़ों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लेता है। उसके बाद बालक को हम फिर विकासात्मक प्रश्न पूछते हैं। विकासात्मक प्रश्नों के दौरान फिर बालक सक्रिय हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर वही कथन, फिर वो बोध प्रश्न, फिर वही श्यामपट्ट सार। इस तरह से ये प्रक्रिया पाठ में 3 बार संचालित होती है। उसके बाद बालक को मूल्यांकन प्रश्न दिए जाते हैं। उन मूल्यांकन प्रश्नों के उत्तर बालक हाथों हाथ देता है, लेकिन उसके सबसे बाद में हम गृह कार्य भी बालक को देते हैं। इस तरह से हम बालक को आसानी से इसमें सक्रिय कर सकते हैं। और इससे अगली जो विशेषता है इसका गुण है वो है श्रवण कौशल का विकास। यदि आज की दुनिया में सबसे कठिन कोई काम है तो वो है सुनना। यानी सुनना भी एक कौशल है, एक कला है जो व्याख्यान बालकों में सुनने की कला विकसित करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि शिक्षक ही कक्षा में सक्रिय रहे और शिक्षार्थी मौन धारण कर लें, लेकिन शिक्षक जब लेक्चर देगा, अपना व्याख्यान देगा, तो उस व्याख्यान के दौरान सभी बालक चुप रहेंगे और कोई भी बालक नहीं बोलेगा, जिससे उनमें श्रवण शक्ति का विकास होता है। जब बालकों को समय दिया जाएगा कि आप प्रश्न पूछ सकते हैं या जो चीज़ आपकी समझ में नहीं आई वो पूछ सकते हैं, तो बालक वहाँ सक्रिय हो जाएगा। तो दोनों सिद्धांतों की पूर्ति हो गई। शिक्षक शिक्षार्थी कक्ष में सक्रिय भी रहे लेक्चर के दौरान और श्रवण कौशल का विकास भी बालकों में हुआ। और अगली जो विधि है, अगली जो गुण है इसका 10वां, वो है प्रतिभाशाली बालकों के लिए रामबाण औषधि। यदि इस विधि के व्याख्यान विधि के माध्यम से हम प्रतिभाशाली बालकों को पढ़ाएंगे तो उनके लिए रामबाण औषधि का काम करेगी। क्यों? क्योंकि बालक जो प्रतिभाशाली है वो लेक्चर को एक बार में समझ लेता है और वो आगे अगले पाठ पर पहुंच जाता है। यानी कम समय में बालक पूरा कोर्स कर लेता है और अपने कोर्स की कई बार वो पुनरावृत्ति कर लेता है, जिससे बालक आसानी से सीख लेता है। और एक लास्ट इसकी विशेषता और है तार्किक विकास। व्याख्यान के द्वारा बालक में तार्किक विकास भी होता है। जब विभिन्न प्रकार के बालक के सामने स्टिमुलस रखेंगे तो बालक ऑटोमेटिकली तर्क करके अपना रेस्पॉन्स देगा, जिससे बालक में तर्क करने की क्षमता विकसित होती है। इस तरह से यह कहा जा सकता है कि व्याख्यान विधि के बहुत सारे गुण हैं। अब बात आती है कि कुछ दोष भी हैं क्या? यह कहा जा सकता है कि व्याख्यान विधि के गुण हैं, उसके साथ साथ दोष भी हैं। तो बात आती है वो दोष कौन से हैं। पहला दोष, प्रशिक्षित व परिपक्व शिक्षक द्वारा ही संभव।
यानी व्याख्यान विधि की जो डिमेरिट्स हैं, जो दोष हैं, उसका पहला दोष है प्रशिक्षित व परफेक्ट शिक्षक द्वारा ही संभव, अर्थात हर शिक्षक वह लेक्चर नहीं दे सकता और लेक्चर देना भी एक कला है। यह कला हर शिक्षक में नहीं होती। यदि मान लीजिए हमारा विषय वस्तु पर नियंत्रण नहीं है, व्याख्यान के दौरान क्या क्या सावधानियां बरतनी होती हैं इनकी जानकारी हमें नहीं है, हम प्रशिक्षित नहीं हैं, तो हम अच्छे तरीके से व्याख्यान कक्षा में नहीं दे सकते, जिसका प्रभाव बालकों पर पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव पड़ेगा। इसलिए यह चाहिए कि शिक्षक परिपक्व हो, विषय वस्तु का ज्ञाता हो, पूर्णतः प्रशिक्षित हो, तो ही अच्छे तरीके से यह प्रभावी हो सकती है, अन्यथा नहीं। दूसरा है ज्ञान स्थायी नहीं। क्यों? क्योंकि बालक एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता है। इसलिए व्याख्यान के द्वारा पढ़ाई हुई विषय वस्तु ज़्यादा देर तक स्थायी मस्तिष्क में नहीं रहती। इसलिए कहा जा सकता है कि यह विधि एक दोषपूर्ण विधि है। शिक्षण प्रक्रिया नीरस। शिक्षण प्रक्रिया नीरस, इसका मतलब है यह जो विधि है ये ऐसी विधि है जिससे कक्षा में नीरसता बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि बालक पूरे दिन लेक्चर सुनते सुनते थक जाते हैं मानसिक रूप से, तो वो लेक्चर में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, जिसके कारण वो विषय वस्तु का ज्ञान भी प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए भी यह विधि नीरस है। इस विधि को ज़्यादा सजीव बनाने के लिए शिक्षक का प्रशिक्षित होना बहुत जरूरी है, तब हर कोई शिक्षक में यह गुण संभव नहीं होता। अगला है छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं। छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं। बात आती है कि छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी क्यों नहीं है? क्योंकि छोटी कक्षा के बालकों का अनुभव क्षेत्र और समझने का जो स्तर है वो इतना नहीं होता कि वो लेक्चर को आसानी से समझ लें। पहली क्लास के या दूसरी क्लास से या 5वीं क्लास के बालक को आप लेक्चर के माध्यम से पढ़ाएंगे तो वो बालक कुछ भी समझ नहीं पाएगा। ऐसे बालकों के लिए स्टोरी टेलिंग मेथड और पाठ्य पुस्तक विधि ही सर्वश्रेष्ठ विधि माना गया है। शिक्षाविदों ने कहा है कि छोटी कक्षाओं को यदि हम इस विधि व्याख्यान के माध्यम से पढ़ाएंगे तो उन बालकों का नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। और मौखिक चिंतन का भी कोई अवसर नहीं मिलता। विधि बहुत अच्छी है, लेकिन इस विधि को प्रस्तुत करने के लिए शिक्षक की टैलेंसी बहुत जरूरी है। यदि शिक्षक में टैलेंसी नहीं है तो बालकों में मौखिक जो चिंतन विकसित होता है, कक्ष में अध्ययन के दौरान बालक के मस्तिष्क में जो बातें आती हैं उन बातों को बालक बिना प्रशिक्षित अध्यापक के, बिना विषय वस्तु के ज्ञाता अध्यापक के विकसित नहीं कर पाता। इसलिए यह विधि ज़्यादा अच्छी नहीं है। करके सीखना और अनुभव द्वारा सीखना। करके सीखना व अनुभव द्वारा सीखना। के सिद्धांत की अवहेलना। यानी बालक करके ज़्यादा सीखता है और अनुभव द्वारा ज़्यादा सीखता है, लेकिन इसमें अनुभव का कोई स्थान नहीं है, करके सीखने को कोई स्थान नहीं है। इसलिए यह विधि ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं है। इसीलिए इस विधि में ये दोष पाए जाते हैं। अगला है नंबर 7। सामान्य व पिछड़े बालकों के लिए
अनुपयुक्त। यानी इस विधि के माध्यम से पिछड़े हुए जो बालक हैं और सामान्य स्तर के जो बालक हैं वो दोनों प्रकार के बालक कुछ भी नहीं सीख पाते, इसलिए विधि उपयुक्त नहीं है। क्यों? क्योंकि इस विधि के द्वारा सिर्फ प्रतिभाशाली बालक ही सीख पाते हैं। लेक्चर को आसानी से वही बाल समझ पाते हैं। इन बालकों का सोचने का स्तर इतना नहीं होता कि वो शिक्षण की जो क्लिष्टता को आसानी से समझ सकें। और लास्ट है स्वाध्याय की आदत। स्वाध्याय की आदत का विकास संभव नहीं। यानी इस विधि के द्वारा स्वाध्याय की जो भावना बालक के अंदर विकसित होती है, उसमें स्वाध्याय की जो आदत पड़ जाती है, ऑटोमेटिकली बालक पढ़ने के लिए प्रेरित होता है, वो लेक्चर के द्वारा संभव नहीं है। यदि अच्छा लेक्चर दिया गया है, अच्छे तरीके उदाहरण दिए तो ये संभव है, लेकिन हर शिक्षक में ये टैलेंसी नहीं होती। सामान्यतः ये देखने में आया कि सामाजिक विज्ञान विषय कक्षा 10 तक ज़्यादा अंक बालक प्राप्त इस विषय में नहीं कर पाते। उसके पीछे कारण यही है कि कक्षा में जो लेक्चर के माध्यम से पढ़ाया जाता है वो लेक्चर इतना इम्प्रेसिव नहीं होता, इतने सारे उसमें दोष होते हैं। उन दोषों के कारण वो बालक नहीं सीख पाते, जिसका दुष्परिणाम उनके परिणाम में देखने को मिलता है। कई विषयों में बालक के 100 में से 100 अंक आते हैं, लेकिन सामाजिक विज्ञान में अधिकांश बच्चों के 80 नंबर से ऊपर मुश्किल ही आ पाते हैं। उसके पीछे कारण यही है कि हम इस विषय को सीरियसली नहीं लेते। यदि हम इस विषय को सीरियसली लेते तो निश्चित रूप से हमारे बालकों का जो स्तर है वो बहुत उच्च होता है। इसलिए इन दोषों को दूर करना हमें बहुत ज़रूरी है, और ये तभी संभव है जब हम प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा इस विषय का अध्ययन बालकों को करवाएं। अब बात आती है कि व्याख्यान विधि को प्रभावी बनाने हेतु क्या क्या सुझाव हैं। पहला सुझाव, शिक्षण व्यूहरचना सौद्देश्य होनी चाहिए। जो उद्देश्य हमने निर्धारित किए हैं वो शिक्षण व्यूहरचना सौद्देश्य होनी चाहिए। शिक्षण व्यूहरचना दूसरा, यदि हमने उद्देश्यों का निर्धारण कर लिया और शिक्षण व्यूहरचना अकॉर्डिंग टू एम्स नहीं की, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव्स नहीं की, तो हम अच्छे तरीके से बालकों को शिक्षण नहीं प्रदान कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारी व्यूहरचना उसी के अकॉर्डिंग बनी है। बालकों की आयु व मानसिक स्तर का ध्यान, हमारे बालक किस क्लास के हैं इस बात का हमें पता होना चाहिए। हमारे बालकों का मानसिक स्तर क्या है, हमारे बालक को सोचने का तरीका क्या है, हमारे बालक किस विधि से अच्छा पढ़ते हैं, इन सारी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी हम कक्षा का ध्यान नहीं रखते, बालकों के मानसिक स्तर का ध्यान नहीं रखते और उच्च लेवल का लेक्चर बालकों के सामने देते हैं, जिसके कारण बालक नहीं सीख पाता। इसलिए हमें चाहिए कि हम बालकों के मानसिक स्तर के अकॉर्डिंग ही व्याख्यान दें। व्याख्यान टू द पॉइंट होना चाहिए। कभी कभी शिक्षक अपने लेक्चर के दौरान विषय वस्तु से भटक जाता है, यह शिक्षक के लेक्चर का दोष है, जिससे बालक भी उस विषय वस्तु से भटक जाते हैं। हमें चाहिए कि हम टू दी पॉइंट बालक को बताएं। टू दी पॉइंट हम पाठ्य योजना तैयार करते हैं तो बालक आसानी से सीख पाता, फालतू बातों को हम उसमें सम्मिलित नहीं करें। उदाहरण, दृष्टांत, उदाहरण दृष्टांत, शिक्षण सहायक सामग्री, अधिक प्रयोग। हमारे लेक्चर के दौरान हमें विभिन्न प्रकार के उदाहरण, विभिन्न प्रकार के दृष्टांत और टीचिंग लर्निंग मटेरियल का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। जो प्रसंग हमने लिया है उस प्रसंग के अकॉर्डिंग ही हमारे टीएलएम होना चाहिए। यदि टीएलएम हमारे प्रसंग के अकॉर्डिंग नहीं है तो हम शिक्षण अच्छे तरीके से नहीं करा पाते। अगला है, शिक्षण में कृत्रिमता ना हो।
यानी शिक्षण हम इस तरीके से कराएं जो बीच बीच में अटक के हमें बात नहीं करनी, बल्कि हमारे शिक्षण में, हमारे लेक्चर में फ्लो होना चाहिए। बालकों को नेचुरलिटी उसमें लगनी चाहिए कि हाँ विषय वस्तु का पूरा ज्ञान है। और ये कृत्रिमता शिक्षण में तभी आती है जब हमें विषय वस्तु का ज्ञान नहीं हो। यदि विषय वस्तु का हमें ज्ञान है तो हमारे शिक्षण में कृत्रिमता नहीं आती। लेक्चर 15 से 20 मिनट का होना चाहिए, 15-20 मिनट का व्याख्यान। यदि व्याख्यान को हम लंबा खींचते हैं तो बालक नहीं सीख पाते, इसलिए हमें चाहिए कि 15 से 20 मिनट का ही लेक्चर हम रखें। ज़्यादा लंबा लेक्चर जब हम रखते हैं तो बालक वो महसूस करते हैं, इसलिए हमें छोटे से छोटे लेक्चर रखने चाहिए छोटी कक्षाओं के लिए। बड़ी कक्षा जो यानी कक्षा 11 से लेकर कॉलेज लेवल की है तो उसमें हम 35-40 मिनट का रख सकते हैं। दूसरा, हमें गति और वाणी पर भी ध्यान रखना है। लेक्चर के दौरान हमें अपनी इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि हमारी पढ़ाने की स्पीड क्या है। मध्यम होनी चाहिए, कक्षा के बालकों के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। कक्षा में छोटे बालक हैं तो हमारी स्पीड मध्यम होनी चाहिए। यदि कक्षा में बड़े बालक हैं, उनका मेंटल लेवल इतना है कि हमारी स्पीड को वो वहन कर सकते हैं, तो हमें तेज़ आवाज़ में भले ही पढ़ा देना चाहिए। लेकिन छोटे बालक हैं, वो हमारे स्पीड के अकॉर्डिंग बालकों का उनका जो मानसिक स्तर है वो इतना नहीं है कि चल सकें। इसलिए हमें चाहिए कि हमें अपनी गति पर विशेष ध्यान रखना चाहिए और वाणी पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। वाणी इतनी कर्कश भी नहीं हो कि बालकों के कान में चुभे और इतनी स्लो भी नहीं हो जो बालक पूरी कक्षा के सुन भी नहीं पाएँ। इसलिए हमें चाहिए कि हम वाणी और गति दोनों पर ध्यान रखें। और श्यामपट्ट का भरपूर उपयोग। हमें चाहिए कि हम श्यामपट्ट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रयुक्त करें। यदि ज़्यादा से ज़्यादा हम श्यामपट्ट प्रयुक्त करते हैं तो हमारे बालक भी इतने ही सक्रिय रहेंगे, हमारे लेक्चर में ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे। लेकिन श्यामपट्ट का हम बिल्कुल प्रयोग ही नहीं करते हैं लेक्चर के दौरान तो बालक हमारे सक्रिय नहीं होंगे। अब बात आती है कि लेक्चर के दौरान श्यामपट्ट में उपयोग में किस चीज़ के लिए लें। हम ले सकते हैं कठिन शब्दों के लिए, हम ले सकते हैं उच्चारण संबंधी दोषों को दूर करने के लिए, हम ले सकते हैं चार्ट आदि बनाने के लिए, हम ले सकते हैं मानचित्र आदि बनाने के लिए। किसी भी चीज़ को स्पष्ट करने के लिए हम श्यामपट्ट का प्रयोग करते हैं और ये अधिक से अधिक होना चाहिए। दूसरा है, लेक्चर हमारा सरल और प्रचलित भाषा में हो। हमारा जो व्याख्यान है वो ऐसी सरल भाषा में होना चाहिए जिसे बालक आसानी से समझ लें, और प्रचलित भाषा में, यानी जिसे बालक आसानी से समझ सके। ऐसा नहीं कि हम हिंदी मीडियम के बच्चे पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएं, या इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं और उनको साहित्यिक हिंदी में पढ़ाएं तो बालक नहीं समझ पाते। इसलिए हमें चाहिए कि बालकों के माध्यम का ध्यान रखते हुए साथ ही साथ कठिन शब्दों का भी ध्यान रखें, ऐसे क्लिष्ट शब्दों का भी ध्यान रखें जिन्हें बालक समझने में कठिनाई महसूस करता हो। हमें अपने व्याख्यान में ऐसी बातें नहीं लेनी चाहिए। अगला है, व्याख्यान बातचीत पर आधारित हो। अच्छा व्याख्यान वही है जो बातचीत पर आधारित होता है। यदि हम एक लीडर की तरह लेक्चर शुरू कर दें, अपना भाषण शुरू कर दें, तो बालक उसे कुछ नहीं समझ पाएगा। लेकिन आम बोलचाल की भाषा में बालकों से बात करते हुए लेक्चर आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से बालक सीख पाएंगे। और अंतिम है, बीच बीच में प्रश्न पूछना। अच्छा व्याख्यान हमें बनाने के लिए बीच बीच में बालकों से प्रश्न पूछते रहना चाहिए। बालकों को प्रश्न पूछने के दो फायदे हैं। एक तो हम जो पढ़ा रहे हैं बालकों को उसका हमें पता चल जाएगा कि हमारा शिक्षण कितना प्रभावी है और कितना प्रभावी नहीं है। दूसरा, बालक भी सक्रिय रहेंगे। बालकों के मन में ये प्रश्न रहेगा, एक चिंतन, एक टेंशन रहेगा कि पता नहीं सर हमसे कब प्रश्न पूछ लें। इसलिए वो भी पूरे कंसंट्रेट से
पाठ को पढ़ेंगे उनका पूरा फोकस आप पर रहेगा, आपके लेक्चर पर रहेगा। इस तरह से यह कहा जा सकता है कि किसी भी व्याख्यान को प्रभावी बनाने के लिए हमें इन सुझावों को ध्यान में रखना होगा। अब कल जब बात करेंगे वो स्टोरी टेलिंग मेथड की बात करेंगे, कहानी कथन विधि और पाठ्य पुस्तक विधि।